सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या राहुल गांधी भारत के जेनजी युवाओं को चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसा रहे हैं, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आज राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए भारत के जेनजी युवाओं से ये कहा कि अगर भारत के लोकतंत्र को बचाना है तो जेनजी युवाओं को आगे आना होगा और उन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अपने पुराने भाषणों में जेनजी युवाओं का कभी कोई जिक्र नहीं करते थे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज से 9 साल पहले अप्रैल 2015 में अपना अकाउंट बनाया था और तब से लेकर 8 सितंबर 2025 के बीच उन्होंने कभी भी जेनजी शब्द लिखकर भारत के युवाओं से आंदोलन करने की अपील नहीं की। लेकिन जब से इसी साल 8 और 9 सितंबर को नेपाल में जेनजी युवाओं ने सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन किया और नेपाल में जो हिंसा हुई आपने देखा, वहां 24 घंटों में तख्ता पलट कर दिया, तब से राहुल गांधी लगातार अपने बयानों में जेनजी युवाओं का जिक्र कर रहे हैं, उन्हें आंदोलन करने के लिए कह रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने 18 सितंबर 2025 को ये कहा कि देश के जेनजी युवा लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। इसके बाद उन्होंने 31 अक्टूबर को जेनजी युवाओं से मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया और आज उन्होंने फिर से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेनजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए उनसे ये कहा है कि वो भारत के लोकतंत्र को बचाने में अपनी जोरदार ताकत दिखाएंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में बड़ी स्क्रीन पर यह लिखा था कि जेनजी युवाओं में ये ताकत है कि वो सत्य और अहिंसा से देश के लोकतंत्र को बचा सकते हैं। India's Gen Z and youth have the power to restore democracy with satya and ahimsa. राहुल गांधी ने यहां सत्य और अहिंसा का जिक्र तो किया, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में भी एक बयान दिया था और यह कहा था कि वोट चोरी को रोकने के लिए भारत के जेनजी युवाओं को आगे आना होगा। And I want the young people of India, Gen Z, to understand this clearly because this is about your future. What is being done is being taken from you. You are being stolen from, your future is being destroyed. राहुल गांधी बार बार जेनजी युवाओं का जिक्र कर रहे हैं, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वो भारत के युवाओं को सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसा रहे हैं। हमने फोकस किया और ये आरोप हमारा नहीं बल्कि आरोप बीजेपी लगा रही है। यहाँ आपको ये भी सोचना होगा कि आखिर राहुल गांधी को जेनजी युवाओं से इतनी उम्मीदें क्यों हैं और ये उम्मीदें हाल के समय में इतनी क्यों बढ़ी हैं। तो इसका कारण यह है कि पिछले कुछ महीनों में जेनजी युवाओं ने सिर्फ नेपाल में सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन नहीं किया है, बल्कि कई सारे देश हैं, मोरक्को, मैडागास्कर, पेरू, फिलीपींस, केन्या और यहाँ तक कि इंडोनेशिया में भी चुनी हुई सरकारों के खिलाफ जेनजी युवा हिंसक आंदोलन कर चुके हैं और इनमें कुछ देशों में तो उन्होंने तख्ता पलट भी कर दिया है। पिछले साल बांग्लादेश में भी जो तख्ता पलट हुआ था, उसके पीछे भी जेनजी छात्रों का हिंसक आंदोलन था, जिससे अब बीजेपी राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठा रही है। आपको यकीन नहीं होगा, पूरी दुनिया में जेनजी युवाओं की सबसे ज्यादा आबादी भारत में रहती है। भारत में 13 से 28 साल के जेनजी युवाओं की जनसंख्या 26.5% यानी लगभग 37 करोड़ 70 लाख है, जिसका मतलब यह होता है कि जितनी जनसंख्या पूरे अमेरिका की नहीं है, उससे ज्यादा जेनजी युवा तो अकेले भारत में रहते हैं। इनमें भी जेनजी वोटर्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है। चुनाव आयोग के मुताबिक भारत में 18 से 28 साल के जेनजी वोटर्स की संख्या 20 करोड़ से ज्यादा हो सकती है और यह आंकड़ा काफी बड़ा है। इतना बड़ा है कि पिछले साल जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब पूरे देश में कांग्रेस को 13 करोड़ 68 लाख वोट मिले थे, जबकि इसी देश में जेनजी वोटर्स की संख्या 20 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। इससे ये पता चलता है कि इन जेनजी वोटर्स से राहुल गांधी बार बार अपील क्यों कर रहे हैं और वो वोट चोरी के मुद्दे पर जेनजी युवाओं का साथ आने के लिए क्यों कह रहे हैं। आज भी राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर जो हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा है, उसमें ये आरोप लगाया है कि पिछले साल जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब इनमें 25 लाख वोटों की चोरी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हरियाणा के 2 करोड़ वोटर्स में 25 लाख वोटर्स फर्जी थे, तो हर 8 में से 1 वोट की चोरी हुई और राहुल गांधी के मुताबिक बीजेपी ने साजिश करके कांग्रेस को हरा दिया और हरियाणा में अपनी सरकार बना ली। इनमें भी सबसे सनसनीखेज आरोप राहुल गांधी ने यह लगाया है कि इन चुनावों में 10 बूथ पर जो 22 वोट डाले गए, उन सभी के वोटर आईडी कार्ड पर एक ही महिला की तस्वीर है।
और राहुल गांधी का कहना है कि ये महिला भारत की है ही नहीं, ये ब्राजील की एक मॉडल है। Who is this lady? और राहुल गांधी ने सबसे पहले इस मॉडल की तस्वीर दिखाई जिस पर लिखा था कि ये कौन है, और उन्होंने पत्रकारों से भी पूछा कि क्या वो बता सकते हैं कि ये महिला भारत के किस राज्य, शहर और गांव से है। कहां की लगती है? Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? थोड़ी देर सस्पेंस रखने के बाद राहुल गांधी ने खुद बताया कि ये तस्वीर ब्राजील की एक मॉडल की है जिसका इस्तेमाल हरियाणा में 10 बूथ के 22 वोटर कार्ड पर हुआ है और इन सब ने अपना वोट भी डाला है। She votes 22 times in Haryana and she votes in 10 different booths in Haryana. राहुल गांधी के इस दावे को लेकर काफी विवाद हो रहा है और इनमें भी सबसे बड़ा विवाद तो यह है कि राहुल गांधी को यह कैसे पता चला कि जिन 22 वोटर कार्ड्स पर एक ही मॉडल की तस्वीर है उन वोटर कार्ड से चुनाव में वोट डाले गए हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी जिस वोटर लिस्ट को दिखाकर ये पूरा दावा कर रहे हैं वो वोटर लिस्ट मतदान के बाद की नहीं बल्कि मतदान से पहले की है। एक और बात, राहुल गांधी ने दावा किया कि जिन 22 वोटर कार्ड्स पर ब्राजील की इस मॉडल की तस्वीर लगी है उन पर अलग अलग महिलाओं के नाम लिखे हैं और इनमें विमला, रश्मि, स्वीटी, सुनीता, पिंकी का नाम है। अब इस दावे से ऐसा लगता है कि तस्वीर गलत होने के कारण ये वोटर कार्ड भी फर्जी है और राहुल गांधी भी यही कह रहे थे। लेकिन अब आप इस महिला से खुद सच सुनिए। इस महिला का नाम पिंकी है और इस महिला का कहना है कि राहुल गांधी ने ब्राजील की मॉडल के नाम पर जो 22 वोटर कार्ड दिखाए उनमें एक वोटर कार्ड उसका है और उसने चुनाव में वोट भी डाला है। बस एक समस्या ये थी कि इसमें गलती से कोई और तस्वीर छप गई थी, लेकिन तस्वीर गलत होने से उसका वोटर कार्ड फर्जी नहीं हो जाता। महिला क्या कह रही है सुनिए। मैं गांव के स्कूल में वोट डालने गई थी और मेरे वोट के कार्ड में थोड़ी मिस्टेक हो रखी है। क्या मिस्टेक हो रखी है? उसमें फोटो की गड़बड़ हो रही है। किसका फोटो लग गया है? किसी गांव की लेडीज का है। किसी बड़ी एक्ट्रेस का तो नहीं फोटो नहीं। जो आपको दिखाया है? नहीं गांव की महिला का लगा? हाँ जी। आपने खुद वोट डाले थे? हाँ जी, मैंने खुद वोट डाली थी वहाँ जाके। घर पे स्लिप आई थी? हाँ जी। वैसे आज हमारी टीम ने भी इस तस्वीर की जांच की और हमें यह पता चला कि लिंक्डइन वेबसाइट पर ऐसी कई प्रोफाइल्स हैं जिनमें उसी तस्वीर का इस्तेमाल हुआ है जो हरियाणा के 22 वोटर कार्ड्स पर नजर आ रही है। इनमें कई प्रोफाइल्स अमेरिका, पाकिस्तान, दूसरे देशों के दिखाए गए हैं, लेकिन इनकी प्रोफाइल पिक्चर वही है जिसे राहुल गांधी ने ब्राजील की मॉडल को बताया है और ये तस्वीर 8 साल पहले खींची गई थी। अब इससे क्या पता चलता है? इससे ऐसा लगता है कि इन वोटर कार्ड्स में गलत तस्वीरों के इस्तेमाल का दावा सही हो सकता है, लेकिन इनके आधार पर सभी वोटर कार्ड को पूरी तरह फर्जी बताने के आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाती है और वोट चोरी के आरोपों पर संशय पैदा होता है। She's a Brazilian model. लेकिन राहुल गांधी पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि हरियाणा में 1, 2 या 5 लाख नहीं बल्कि 25 लाख वोटर चोरी हुए हैं। 25 lakh is our estimated fake voters. उसमें से you can say, आप ये भी बोल दो कि भैया 2-3 लाख तो एक्चुअल एरर है, बोल दो। ब्राजीलियन लड़की एरर नहीं हो सकती। 100 फोटो एक बूथ में एरर नहीं हो सकता, राइट? तो 20, 22, 23 लाख तो 100% फेक है। We are showing you. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कागजों का एक जत्था भी दिखाया और ये कहा कि ये सारे कागज फर्जी तस्वीरों वाले वोटर कार्ड के हैं। This is the lies written inside the voter list of Haryana. We are showing you that the Haryana voter list is fraud, is rubbish. Thousands of voters. राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने ऐसे फर्जी वोटर्स की भी पहचान की है जो बीजेपी से हैं और जिन्होंने उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों जगह वोट डाला है। This is Mr. Dalchand, BJP Sarpanch, sitting there with Mr. Minister Lakshmi Narayan. That's his voter ID in UP. That's his voter ID in Haryana. Same man. His son. Go back to the other one, please. That's right. That's his son, Yashveer. He comes here as well in Haryana.
राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले मामलों की तरह हरियाणा में भी ऐसे कई पते मिले जहां 50 या उससे ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जब उनकी टीम ने वहां जाकर देखा तो उन्हें एक भी वोटर वहां नहीं मिला। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि जो हरियाणा में हुआ वो अब बिहार में भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा आरोप है क्योंकि बिहार में कल यानी 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होने वाला है और इससे पहले ही राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बिहार में भी वोटों की चोरी हो सकती है। राहुल गांधी ने मीडिया का परिचय बिहार के कुछ ऐसे लोगों से भी करवाया जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं और इन लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग की तरफ से उनके पास कभी कोई आया ही नहीं और बिना बताए उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। अब यहाँ पता है समस्या क्या आ रही है? समस्या ये है कि राहुल गांधी देश को ये बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट में क्या त्रुटियां हैं, लेकिन चुनाव आयोग जब इन त्रुटियों को सुधारने के लिए वोटर लिस्ट का रिवीजन करना चाहता है तो इसका विरोध करते हैं। यहाँ एक और बड़ा मुद्दा अविश्वास का भी है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के अविश्वास ने इस मुद्दे को सिर्फ हेडलाइंस और खबरों तक सीमित कर दिया है। ऐसा लगता है कि ये आरोप सिर्फ आम जनता के दिमाग में बैठाने के लिए लगाए जा रहे हैं और इसके पीछे सुधार का मकसद नहीं है, क्योंकि सुधार SIR से ही होगा, रिवीजन से ही होगा। आप देखिए कि जब इस तरह का अविश्वास होता है तो राहुल गांधी को आगे भी किसी राज्य के चुनाव की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं होगा। यहाँ एक सवाल चुनाव आयोग को लेकर भी है, जो राहुल गांधी से प्रमाण तो मांग रहा है, लेकिन उसने अब तक राहुल गांधी के किसी भी वोट चोरी के आरोप की अलग से जांच नहीं करवाई है। वो बस ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा था तो शिकायत क्यों नहीं की और अगर ऐसा है तो फिर SIR का विरोध क्यों करते हैं। हमें लगता है कि अगर आरोप लग रहे हैं, बिना प्रमाण के भी लग रहे हैं, जांच तो कराई जा सकती है। जांच से ही तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। फिर जांच से क्यों परहेज? चुनाव आयोग को क्या परहेज? राहुल गांधी ने अभी से ही मान लिया है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है। चुनाव बिहार में हो रहे हैं और राहुल गांधी दिल्ली में फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चुनाव बिहार में हो रहे हैं और राहुल गांधी बातें कर रहे हैं हरियाणा की, क्योंकि उनको पता चल गया है कि बिहार में महागठबंधन हार रहा है और इसलिए वो अभी से ही बहाना ढूंढने में लग गए हैं। पहले वे हार का ठिकरा EVM पर फोड़ते थे, लेकिन जब वे अपने फर्जी दावे को सिद्ध नहीं कर पाए और EVM को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, अब वे SIR के सवाल को उठाने लगे हैं। आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां वोटिंग से पहले कट्टे पर खूब कोहराम हो रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। और ये वीडियो बिहार के समस्तीपुर से आया है, जहां तेजस्वी यादव की रैली में उनके पहुंचने से पहले एक बच्चे ने कट्टे को लेकर विवादित बयान दिया और ये कहा कि अभी तो लड़के लठ लेकर घूमते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो कट्टा लेकर घूमेंगे। इस बच्चे ने ये बात एक लड़की के संदर्भ में कही और सोचने वाली बात यह है कि इस बात पर वहां मौजूद लोग आपत्ति नहीं जता रहे थे, बल्कि तालियां बजा रहे हैं। ये रैली मोहिउद्दीन नगर से RJD की उम्मीदवार डॉक्टर एजा यादव के समर्थन में हो रही थी और खुद डॉक्टर एजा यादव इस घटना के दौरान मंच पर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने भी इस बच्चे को रोका नहीं और ये रैली इसी तरह चलती रही। डॉक्टर एजा यादव लालू यादव की सरकार में मंत्री रहे, राजेंद्र राय की बहू हैं और मौजूदा वक्त में वो पटना विमेंस कॉलेज की प्रोफेसर भी हैं। सोचिए, एक प्रोफेसर होते हुए भी उन्हें इस बच्चे के बयान से कोई परेशानी नहीं हुई और वहां मौजूद भीड़ भी इस बच्चे के बयान पर तालियां पीटती रही। यहाँ ये भी सोचना होगा कि अगर RJD की रैली में ये सब हो रहा है तो फिर बीजेपी 20 साल पुराने जंगल राज को मुद्दा बनाती है। ऐसे में फिर घिरेंगे आप ही। और सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी RJD के खिलाफ कट्टे का मुद्दा अगर उठाते हैं तो फिर ये कट्टा जिसकी चर्चा आपकी रैली में हो रही है उस पर जवाब क्या है? कट्टे का मतलब देसी पिस्तौल होता है और एक जमाना ऐसा था जब मुंगेर में बनने वाले कट्टों से हिंसा होती थी, अपहरण, रंगदारी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था और मुंगेर में ये कट्टे एक मोबाइल फोन से भी सस्ते होते थे। सोचिए, मोबाइल फोन जो सस्ता वाला है उससे भी सस्ते कट्टे। लेकिन पिछले 2 दशकों में स्थिति बदली, देसी कट्टों पर लगाम लग चुकी, लेकिन इस घटना ने वोटिंग से पहले कट्टों का मुद्दा फिर से चर्चा में ला दिया। वैसे बिहार की बात हो ही रही है तो हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कल यानी 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण के लिए 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पिछली बार इन 121 सीटों पर महागठबंधन और NDA के बीच ज्यादा सीटों का अंतर नहीं था। NDA ने जीते थे 59 सीटें और महागठबंधन की 61 सीटें आई थी।
हालांकि उस वक्त चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने जेडीयू के प्रदर्शन पर अच्छा खासा असर डाला था। तब 22 सीटों पर जेडीयू की हार का अंतर चिराग पासवान की पार्टी को मिले वोटों से कम था। और अगर चिराग पासवान उन चुनावों में बीजेपी और जेडीयू के साथ गठबंधन करते तो एनडीए पहले चरण की 121 सीटों में कम से कम 81 सीटों पर जीत कर पाती। वैसे ये पिछली बार तो नहीं हो पाया, लेकिन इस बार एनडीए ऐसा करना चाहता है और इसके लिए बीजेपी और जेडीयू इस बार चिराग पासवान के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मेरे साथ इंटरव्यू में ये भविष्यवाणी की थी कि इस बार के चुनाव में एनडीए 160 से ज्यादा सीटों पर जीतने वाला है और यह आंकड़ा तभी हासिल हो सकता है जब एनडीए दोनों चरणों में 80 या उनसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करे। वैसे पहले चरण की वोटिंग में 2 सीटों पर सबकी नजर रहेगी और ये 2 सीटें हैं राघोपुर और महुआ, जिसे द बिग इंडियन पॉलिटिकल फाइट कहा जा रहा है। इसमें फैमिली वर्ड भी आप जोड़ सकते हैं। इनमें राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि महुआ से लड़ रहे हैं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव। चुनाव मैदान में दोनों भाई आमने सामने हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब तक तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को लेकर परिवारवाद की बात होती थी, लेकिन इस बार तो परिवार में ही चल रहे विवाद की बात हो रही है। स्थिति तो अब यह हो गई है कि तेजस्वी यादव ने महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे अपने बड़े भाई तेज प्रताप के खिलाफ आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन को चुनाव में उतार दिया है, जबकि बदले में तेज प्रताप यादव ने भी राघोपुर में तेजस्वी यादव के सामने अपनी पार्टी से प्रेम कुमार यादव को टिकट दे दिया है। तो सोचिए, दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र, जहां ठाकरे बंधुओं से लेकर हरियाणा में चौटाला परिवार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का परिवार, महाराष्ट्र में पवार फैमिली और बिहार में पासवान परिवार के बीच कई विवाद और टकराव देखे गए हैं। और अब लालू यादव के परिवार में 2 भाइयों की राजनीतिक जंग कल पहले चरण में दिखाई देगी और इससे आपको यह भी पता चलेगा कि देश में ऐसा कोई राजनीतिक परिवार नहीं है जिनमें झगड़े ना हुए हों। और बिहार में 2 भाइयों का ये टकराव तो इस कदर बढ़ा कि तेजस्वी यादव ने महुआ जाकर अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ प्रचार किया। तेज प्रताप यादव ने भी अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर में चुनाव प्रचार किया है और ये कहा है कि महाभारत की रणभूमि में कोई भाई नहीं होता, बल्कि सिर्फ शत्रु होता है। हम सब जगह आशीर्वाद देते फिरे, सब जगह बोलते फिरे कि तेजस्वी है, तेजस्वी का आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन रात नहीं आया किसी को कि बड़ भाई है, छोट भाई को आशीर्वाद दे रहा है। तो हमारे कृष्ण भगवान के अपमान करने लगा, सब कृष्ण भगवान को अपमान करने लगा। अब जब कृष्ण भगवान का अपमान होगा तो सुदर्शन चक्र निकलेगा। तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाला जा चुका है, लेकिन राबड़ी यादव का कहना है कि वो अपने दोनों बेटों को जीतते हुए देखना चाहती है। प्रताप जी जिस तरीके से इस बार अलग लड़ रहे हैं, उनको क्या आप चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे? नहीं ठीक है, लड़ रहा है अलग, ठीक है, वो भी ठीक है, अपना जगह पर ठीक है। अब तक चुनावों में लालू यादव पर परिवारवाद के आरोप लगते थे, लेकिन इस बार उनके परिवार का विवाद सुर्खियां बटोर रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि कल सुबह 6 बजे से आज तक पर बिहार चुनाव की सबसे सॉलिड कवरेज शुरू हो जाएगी और मैं खुद पहले चरण की वोटिंग का ग्राउंड जीरो से आपके लिए विश्लेषण करूंगी सुबह 9 बजे से। इसीलिए हमारे साथ अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए कल सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ आज तक। आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुए उन मेयर चुनावों के बारे में बताते हैं जिन्हें ज़ोहरान ममदानी ने जीत लिया है। न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब दक्षिण एशियाई मूल के एक मुस्लिम नेता ने वहां मेयर पद का चुनाव जीता और भारत में इस खबर की काफी चर्चा हो रही है। हमारे देश में एक खास वर्ग ज़ोहरान ममदानी की जीत को लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत बता रहा है और खुद को इंडियन मुस्लिम कहने वाले ज़ोहरान ममदानी की जीत पर खुशियां मनाई जा रही। लेकिन आज हम आपको ज़ोहरान ममदानी का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। इसमें उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के खिलाफ न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर रैली निकाली थी।
और इस रैली में जोहरान ममदानी ने राम मंदिर के निर्माण को मुसलमानों के साथ नाइंसाफी बताया था। जोहरान ममदानी खुद को इंडियन मुस्लिम कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट ऐसी पोस्ट से भरा पड़ा है जिनमें राम मंदिर का विरोध किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जोहरान ममदानी भारत के मुसलमानों को भी खतरे में बताते हैं और मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर मोदी सरकार का भी विरोध करते हैं। और इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ मोदी विरोध के कारण भारत में जोहरान ममदानी की जीत का जश्न मनाना सही हो सकता है? 34 साल के जोहरान ममदानी ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था और उन्हें इन चुनावों में 50% से ज्यादा वोट मिले। साल 1969 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब कोई उम्मीदवार 10 लाख से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रहा। इसके अलावा जोहरान ममदानी की ये जीत तब हुई है जब राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे थे कि ममदानी की जीत न्यूयॉर्क शहर का इस्लामीकरण कर सकती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ये AI जनरेटेड तस्वीर राष्ट्रपति ट्रंप के नेताओं ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बुर्के में दिखाया गया था और ये कहा गया था कि अगर ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क की मूल संस्कृति खत्म हो जाएगी, वहां इस्लाम धर्म प्रभावी हो जाएगा। लेकिन इन बातों का न्यूयॉर्क के लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा न्यूयॉर्क के लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी के उम्मीदवार को सिरे से खारिज कर दिया और उन्हें इन चुनावों में सिर्फ 7% वोट मिले, 7%। दूसरी तरफ स्वतंत्र उम्मीदवार एंड्रू कोमो भी ये आरोप लगा रहे थे कि अगर जोहरान ममदानी इन चुनाव में जीते तो न्यूयॉर्क शहर की डेमोग्राफी ही बदल जाएगी। ममदानी को हराने के लिए एंड्रू कोमो को बिल एक्मन जैसे बड़े अरबपतियों का भी साथ मिला और उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन इतने भारी भरकम खर्च के बाद भी जोहरान ममदानी 50% से ज्यादा वोट हासिल करके न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर बन गए। और जोहरान ममदानी की इस जीत के बाद उनके समर्थकों ने जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया। जीत के बाद जोहरान ममदानी ने अपने पहले भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप पर सीधे हमला बोला और ये कहा कि जिस न्यूयॉर्क शहर ने राष्ट्रपति ट्रंप को इतना बड़ा बनाया, वही शहर अब उन्हें हराकर दिखा रहा है। जोहरान ममदानी की इसी रैली में फिलिस्तीन के समर्थन में भी नारे लगाए गए, जबकि अमेरिका को इजराइल का साझेदार माना जाता है। जोहरान ममदानी के भाषण के दौरान बॉलीवुड फिल्म धूम के गाने भी बज रहे थे। जोहरान ममदानी की जीत में एक बड़ा रोल बॉलीवुड फिल्मों के हिंदी गानों और डायलॉग्स का भी है। और असल में जोहरान ममदानी ने इन चुनाव में अपनी पहचान को बड़ा मुद्दा बना दिया था। वो अपनी रैलियों में न सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग्स का इस्तेमाल करते थे, बल्कि बार बार ये बताते थे कि वो एक इंडियन मुस्लिम है। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका में FBI के डायरेक्टर कैश पटेल, खुफिया विभाग की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड, राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व सहयोगी विवेक रामास्वामी भी भारतीय मूल के हिंदू हैं। लेकिन वो कभी भी खुद को इंडियन हिंदू बताकर अपना प्रचार नहीं करते। लेकिन जोहरान ममदानी ने धर्म का कार्ड खेला, अपनी पूरी पहचान भारतीय मुसलमानों से जोड़कर दिखाई और चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया। हालांकि जोहरान ममदानी का भारत से कितना गहरा रिश्ता है, जरा इसका सच भी सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि उनका जन्म भारत में हुआ ही नहीं। उनका जन्म हुआ युगांडा में। उनकी मां मीरा नायर और पिता महमूद ममदानी हैं। मीरा नायर शादी से पहले एक हिंदू थी और वो भारत की मशहूर फिल्म निर्देशक रही, जिन्होंने सलाम बॉम्बे जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था। जबकि महमूद ममदानी एक प्रोफेसर है और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जोहरान ममदानी 7 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ अमेरिका आए थे और वो भारत में कभी नहीं रहे। दूसरा, जोहरान ममदानी ने इन चुनावों को जीतने के लिए धर्म का सहारा लिया। उन्होंने मुफ्त वाले वादों की भी खूब राजनीति की, जिसे फ्रीबीज पॉलिटिक्स भी कहते हैं। हमारे देश में भी ये रेवड़ी कल्चर की चर्चा होती है। उन्होंने न्यूयॉर्क के टैक्सी ड्राइवर्स को कम ब्याज पर लोन दिलाने का वादा किया। ये भी कहा कि वो मेयर बनकर घरों के किराए को किफायती बनाएंगे। आम जनता के लिए ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स खोलेंगे जहां खाने पीने का सामान सस्ता होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत करेंगे। इन मुफ्त वाले वादों के साथ उन्होंने धर्म का भी कार्ड खेला। भारत में राम मंदिर, CAA कानून, वक्फ कानून, इन तमाम मुद्दों को न्यूयॉर्क के मुसलमानों के बीच रखा ताकि भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों का वोट भी उन्हें आसानी से मिल जाए। और बाद में ऐसा ही हुआ और अब जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर होंगे। आप लिख कर रख लीजिए कि अब उनके भारत विरोधी बयानों की पहले से ज़्यादा अहमियत मिलेगी। यहाँ आपको ये भी देखना होगा कि न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनना कोई मामूली घटना नहीं है।
न्यूयॉर्क सिटी को अमेरिका की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। बड़े बड़े मीडिया संस्थान, न्यूज चैनल्स के दफ्तर के संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट वॉल स्ट्रीट भी इसी न्यूयॉर्क शहर में है। और इसीलिए जोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जीतना एक बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी। आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम के 2 बड़े शहरों की कमान अब मुस्लिम नेताओं के पास है, जिनमें लंदन के मेयर पाकिस्तानी मूल के सादिक खान हैं और अब न्यूयॉर्क शहर के मेयर भारतीय मूल के जोहरान ममदानी हैं। और ये बड़ा बदलाव है जिसे आने वाले समय में पश्चिमी देशों की राजनीति में भी देखा जाएगा। आपको आज की विजुअल स्टोरीज दिखाते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में कुछ लड़कों ने सड़कों पर काफी उत्पात मचाया और चलती गाड़ियों की छत से स्काई शॉट्स भी छोड़े। वीडियो में कारों का काफिला बागपत फ्लाईओवर की सर्विस रोड से होते हुए दिल्ली की ओर जाता दिख रहा है। कारों के बराबर से जा रही छात्राएं स्कॉर्पियो की छत से छोड़े जा रहे स्काई शॉट से बाल बाल बची। इस काफिले में एक स्कॉर्पियो पर लाल नीली बत्ती लगी है और 2 कारों की नंबर प्लेट नजर नहीं आ रही है। तीनों कार के शीशे काले नजर आ रहे हैं और ये लड़के स्कॉर्पियो की छत पर रखी स्काई शॉट छोड़ते हुए गाड़ियों को दौड़ा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर काशी में देव दीपावली बनाई गई। इस दौरान 25 लाख दियों से काशी के घाट जगमगा उठे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला दीप जलाकर इस उत्सव का शुभारंभ किया। तस्वीरें देखिए। पूरी काशी नगरी देव दीपावली के अवसर पर दियों से जगमग हो उठी। गंगा जी के दोनों तटों पर 25 लाख दिए जलाकर देवताओं के स्वागत की तैयारी की गई। देव दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रूज के माध्यम से गंगा के 84 घाटों के किनारे जगमगाती रोशनी का अद्भुत दृश्य देखा। दियों की रोशनी के साथ गंगा जी के घाट आरती के दौरान शंख और घंटा घड़ियालों की ध्वनि से गूंजायमान हो उठे। माना जाता है कि भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध किया था और इसीलिए देवताओं ने इस दिन काशी में दीपदान कर दिवाली मनाई थी। आज ही उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ट्रेन से कटकर 8 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन रेलवे ट्रैक पार करते समय ये ट्रेन की चपेट में आ गए। ये हादसा सुबह करीब 9:30 बजे हुआ, जब गंगा स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालु रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, लेकिन कालका एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। ये लोग एक पैसेंजर ट्रेन से चुनार रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से प्लेटफॉर्म के बजाय दूसरी साइड में ट्रैक पर उतर गए। उधर से एक और ट्रेन आ रही थी, जिसे देख लोग घबरा गए। कई पुरुष तेजी से प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए, लेकिन कई महिलाएं फंस गईं। ये हादसा इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश के झांसी में ट्रेन में महंगे खाने का विरोध करने पर एक वेंडर ने यात्री की पिटाई कर दी। पीड़ित यात्री खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वेंडर उसे बेरहमी से बेल्ट से पीटता रहा। ट्रेन में कुछ यात्रियों ने इस पिटाई का वीडियो बना लिया। इसकी शिकायत पीड़ित यात्री ने सोशल मीडिया पर की और लिखा कि मैंने खाना लेकर गलती की। वेंडर ने यात्री से वेज थाली के लिए 130 रुपए मांगे, जबकि रेलवे के हिसाब से यह थाली 110 रुपए की थी, जिस पर उसने महंगे खाने को लेकर विरोध किया। तब तो वेंडर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ लोगों को साथ लेकर पहुंचा और यात्री से गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर वेंडर ने यात्री को धक्का दे दिया, जिससे यात्री गिर गया और फिर बेल्ट से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वुमेन्स वर्ल्ड कप जिताने वाली खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें शानदार जीत के लिए बधाई भी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी टीम और वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाई। महिला क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री मोदी को टीम इंडिया की जर्सी भेंट की, जिस पर नमो लिखा था और इस पर टीम के सभी खिलाड़ियों के नाम और सिग्नेचर्स भी थे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर भारत की चैंपियन बेटियों से मुलाकात की और उन्हें वर्ल्ड कप जीतने पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने टूर्नामेंट के दौरान उनके संघर्ष, मेहनत और शानदार वापसी के लिए उनकी तारीफ की। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 की मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि तब बिना ट्रॉफी आए थे, अब ट्रॉफी के साथ आए हैं।
क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने ऑटोग्राफ वाली और नमो लिखी हुई जर्सी भी भेंट की। इससे पहले दिल्ली पहुंचने पर महिला क्रिकेट टीम का जोरदार स्वागत हुआ था। सूत्रों के मुताबिक महिला टीम कल राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकती है। और अमेरिका के केंटकी राज्य में एक कार्गो प्लेन क्रैश हो गया और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उड़ान के तुरंत बाद हुआ और घटनास्थल पर भीषण आग लग गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस हादसे की तस्वीरों में आग और धुआं ही नजर आ रहा है। विमान में काफी फ्यूल होने की वजह से यह धमाके के बाद आग की लपटों में बदल गया। प्लेन के क्रैश होते ही आसपास के इलाके में आग लग गई। पुलिस ने एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को घर के अंदर रहने का आदेश दिया। हादसे के बाद इलाके में काले धुएं का बादल बन गया। आपको ये बताते हैं कि माफिया राज के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रॉबिनहुड सिद्धांत क्या है। ये सिद्धांत कहता है कि माफिया राज को खत्म करना है तो इसके लिए आम आदमी को जीतना होगा और आम आदमी तब जीतेगा जब माफियाओं का साम्राज्य तिनका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। अतीक अहमद के बाद अब लखनऊ में योगी सरकार ने माफिया मुख्तार अंसारी की कोठी को गिराकर उसी जमीन पर गरीब और माफिया से पीड़ित परिवारों के लिए 72 फ्लैट बनाए हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इन परिवारों को इन फ्लैट्स की चाबियां सौंपी। और ये वही परिवार हैं जिनका माफिया मुख्तार अंसारी ने शोषण किया था। इनमें गाजीपुर की मीना देवी भी हैं, जिन्हें एक जमाने में मुख्तार अंसारी की दहशत में जीना होता था। बाकी परिवारों का भी यही कहना है कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन माफिया मुख्तार अंसारी का साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा और इस जमीन पर सरकार उन्हें घर बनाकर रहने के लिए देगी। सच्ची ये लोकेशन है, प्राइम लोकेशन पे जो है वहाँ तो संभव था ही नहीं कि हम जिससे लोग वहाँ पे मकान ले पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जौनपुर में रहती थी, यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे रहने लगी। फिर किराए के मकान पे कितने साल से रहती थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि किराए के मकान में अपना सपना था कि मेरा अपना खुद का घर हो जाए, लेकिन योगी जी ने मेरा अपना घर किया। इसके लिए बहुत आभारी हूँ उनका। कई परिवार इस मौके पर भावुक दिखे और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि अब उत्तर प्रदेश में माफिया राज नहीं रहेगा। एक कुख्यात माफिया से खाली कराई गई भूमि पर इन लाभार्थियों को आवास आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मैं प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की और आवास प्राप्त करने वाले सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इससे पहले माफिया अतीक अहमद ने जिस जमीन पर कब्जा किया था उस पर भी योगी सरकार ने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर गरीबों को फ्लैट बांटे थे। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज का ऐसा अंत बिहार के चुनाव में भी एक संदेश लेकर आएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही बता रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है और अब कानून से बड़ा कोई नहीं होगा। माफिया इतिहास बन जाएगा और देखिए वो हो रहा है। आपको ये दिखाते हैं कि कैसे तालिबान ने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है। पाकिस्तान की सरकार को ये कहना पड़ रहा है कि तालिबान से पंगा लेना उन्हें महंगा पड़ा। सुनाएंगे आपको। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा है कि अफगानिस्तान की 1 कप ऑफ टी यानी चाय की 1 कप बहुत महंगा पड़ रहा है। इशाक डार का इशारा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ फैज हमीद पर था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद फैज हमीद ने वहां का दौरा किया था और तब उन्होंने अपने दौरे को लेकर कहा था कि वो यहां पर चाय पीने के लिए आए हैं। ये उसी मीटिंग की तस्वीर है जिसमें फैज हमीद चाय का कप लिए खड़े हैं। इन तस्वीरों को पाकिस्तान मीडिया में ये कहकर प्रचारित किया गया कि उन्होंने तालिबान के साथ अच्छे संबंध बना लिए हैं। मतलब जो काम दुनिया के ताकतवर देश नहीं कर पाए वो काम पाकिस्तान ने कर लिया। देखिए, पाकिस्तानी अखबारों में फैज हमीद की तारीफों के खूब लंबे लंबे पुल बांध दिए गए थे और कहा गया कि पाकिस्तान ने तालिबान को अपना दोस्त बना लिया है और उसे अपने पक्ष में कर भी लिया है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। तालिबान ने भारत से दोस्ती बढ़ाई और पाकिस्तान से दूरी बना ली। खराब संबंध स्थिति में आ गए हैं कि पिछले 1.5 महीने से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। तालिबान का यह दावा है कि 11 और 12 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ हुई सैन्य झड़प में उनके 9 लड़ाके मारे गए थे और करीब 18 घायल हुए, जबकि उन्होंने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार गिराया और पाकिस्तानी सेना की 25 पोस्ट पर कब्जा कर लिया था।
हालांकि पाकिस्तान ने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या को काफी कम बताया था। उनका कहना था कि पाकिस्तानी हमलों में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 30 आतंकी मारे गए थे। देखा जाए तो ऐतिहासिक तौर पर दोनों देशों के संबंध पहले से काफी खराब थे, लेकिन पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक्स के बाद ये संबंध और ज्यादा खराब हो गए। फिलहाल कतार और तुर्की के दखल के बाद दोनों देशों में थोड़ी शांति बनी है, लेकिन सच यही है कि अफगानिस्तान गुस्से में है। पाकिस्तान के लिए उससे निपटना भारी हो गया है। आपको भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत जरा दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीरें। दुनिया के कई देश मेड इन इंडिया हथियारों की शक्ति देख चुके हैं और उनका पसंदीदा हथियार है ब्रह्मोस। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए ब्रह्मोस ने जिस तरह से आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, उसकी तस्वीरें सब ने देखी, उसके चर्चे सब ने किए और इसीलिए कई देश आज ब्रह्मोस खरीदने की कतार में खड़े हो गए हैं। तो सुनिए, ब्रह्मोस के खरीदारों की लिस्ट में नया नाम है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने के आखिरी चरण में पहुंच गया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस के मॉडल और कीमतों पर बातचीत पूरी हो चुकी है। अब बस रशिया के साथ एक औपचारिक बातचीत बाकी रह गई है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को भारत और रशिया ने मिलकर तैयार किया है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो तेज और सटीक हमलों के लिए जानी जाती है। इसके बारे में कहते हैं कि इसे फायर करो और भूल जाओ, क्योंकि ये सटीक हमला करके ही रहेगी। इसे हाईटेक गाइडेंस सिस्टम और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है। जब तक दुश्मन देश के रडार को इसका पता चलता है, तब तक ये हमला कर चुकी होती है। ब्रह्मोस को जमीन, हवा और समंदर कहीं से भी चलाया जा सकता है। इसकी डिमांड खासतौर से एशियन ASEAN यानी जो आसियान देश है उनमें ज्यादा है। ये देश साउथ चाइना सी में चाइना के बढ़ते दखल को देखकर परेशान रहते हैं और इसीलिए वो अपनी सेना को ब्रह्मोस से लैस करना चाहते हैं ताकि चाइना अपनी हदों में रहे। फिलीपींस ने इसी वजह से ब्रह्मोस खरीदी थी। फिलीपींस को चाइना की विस्तारवादी नीति से डर था। उसका ये मानना है कि चाइना कभी भी उन पर हमला कर सकता है और इसीलिए फिलीपींस अपनी तैयारी कर रहा है और ब्रह्मोस से मिसाइल्स ले रहा है। इसी वजह से अप्रैल 2023 में फिलीपींस ने भारत के साथ करीब 3,307 करोड़ रुपए की डिफेंस डील की है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइलें भी शामिल थी। फिलीपींस ने अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ब्रह्मोस खरीदा है। उसने ब्रह्मोस का एंटी शिप वेरिएंट खरीदा है। इस वेरिएंट के ब्रह्मोस की रफ्तार 3,458 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज है 290 किलोमीटर। इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदकर अपनी सेना को मॉडर्न और ताकतवर बनाना चाहता है। उम्मीद की जा रही है कि इस डील के बाद भारत और इंडोनेशिया के रक्षा संबंध और भी मजबूत होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया और भारत के बीच करीब 4,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील होगी, जिसमें ब्रह्मोस की खरीद भी शामिल है। हालांकि ब्रह्मोस का कौन सा वेरिएंट इंडोनेशिया खरीदना चाहता है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ब्रह्मोस की इस नई डील ने भारत के उभरते डिफेंस सेक्टर की झलक जरूर दिखा दी है और अब रक्षा क्षेत्र में भारत का हथियारों का बेचना एक नई मिसाल कायम कर रहा है। साल 2013-14 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट मात्र 686 करोड़ रुपए का था, जो वर्ष 2024-25 आते आते बढ़कर 23,686 करोड़ से 23,622 करोड़ रुपए का हो गया है। यानी हमारे रक्षा हथियारों का निर्यात 34 गुना तक बढ़ा है और ये बहुत अच्छी खबर है। केंद्र सरकार भारत को ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है और उसने साल 2029 तक भारत के रक्षा उत्पादन को 3 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। साल 2024-25 में भारत का रक्षा उत्पादन 1,51,000 करोड़ रुपए का था और 2029 तक इसे दोगुना किया जाना है। तब हम चाइना की एक नई मिसाइल के बारे में आपको बताना चाहते हैं। इस मिसाइल के प्रोटोटाइप ने अमेरिका को भी परेशान कर दिया है। दरअसल ये मिसाइल हमला करने से पहले रास्ते में अपना रूप भी बदल सकती है। चाइना की इस नई मिसाइल को मॉर्फिंग हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि मिसाइल के रूप में रियल टाइम में बदलाव किया जा सकता है। दावा है कि मिसाइल के अंदर रूप बदलने की क्षमता है और ये सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को भी धोखे में डाल सकती है। चाइना ने फिलहाल मॉर्फिंग हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोटोटाइप बनाया है और इसकी तस्वीर भी सामने आई है।
हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में मिसाइल के विंग्स को इस तरह से बनाया गया है कि वो मिसाइल के फ्यूसेलेज के अंदर जा सकते हैं, यानी जो विंग्स है वो अंदर जा सकते हैं। मिसाइल में जो जगह दिख रही है, कमांड देकर इसी जगह से विंग्स को बाहर निकाला जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इसे अंदर भी खींचा जा सकता है। इसी क्षमता की वजह से मिसाइल हवा में कलाबाजी करने में पहले ज़्यादा माहिर हो जाएगी। अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम इस पर हमला करेगा तो मिसाइल के विंग्स की स्थिति रियल टाइम में बदलकर उसका एरोडायनामिक्स चेंज किया जा सकता है और इसी क्षमता की वजह से ये किसी भी हमले से बच सकती है। ये 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है, यानी आने वाले वक्त में रक्षा क्षेत्र में हथियारों के एक नई रेस और एक नई जंग को आप सामने आते देख रहे हैं।